नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग न होकर मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको नेतृत्व प्रधानमंत्री प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद की संरचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तत्पश्चात प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति को स्वविवेक के प्रयोग का अवसर रहता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री की भूमिका ही सर्वोपरि होती है। मंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंत्री परिषद में चुने जाते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रियों को संसदीय विधि द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। आकार। संविधान के 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद की वास्तविक शक्ति केंद्र होता है। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होते हैं। फर्स्ट, कैबिनेट स्तर के सदस्य जो किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। ये सदस्य ही नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सेकंड, द्वितीय स्तर राज्य मंत्रियों का होता है, जो सामान्यतया किसी न किसी महत्वपूर्ण विभाग से संबंध होते हैं। कभी कभी उन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र भार भी सौंपा जाता है। थर्ड, उपमंत्रियों का कार्य वरिष्ठ मंत्रियों को उनके कार्य में सहायता देना है। मंत्रिपरिषद संबंधी सिद्धांत। भारतीय मंत्रिपरिषद निम्न सिद्धांतों पर कार्य करती है। फर्स्ट, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है तथा उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है। वास्तविक स्थिति यह है कि वह ब्रिटिश सम्राट साम्राज्य की भांति नाम मात्र का प्रधान है। शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। सेकंड, बहुमत दल द्वारा मंत्रिपरिषद की रचना। संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। भारत में जब तक एक दल का वर्चस्व रहा तब एक दलीय मंत्रिपरिषद की रचना होती रही। वस्तुतः यह राजनीतिक सजातीयता शीघ्र निर्णय में सहायक होती है। थर्ड, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। भारत में ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मंत्रिमंडल में कितने भी विवाद व विरोध क्यों न हो, पर लोकसभा में वह अपनी नीतियों को सामूहिक रूप से पेश करते हैं। यदि किसी कारण मंत्री का स्वर लोकसभा में अधिक तीव्र हो तो वह त्यागपत्र दे देता है। मंत्रिमंडल अपनी सफलताओं और असफलताओं के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। फोर्थ, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच अंतरंग संबंध होना स्वाभाविक है। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के बहुमत दल के सदस्य होते हैं। सामान्यतया वे ही महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं। उनके दल का बहुमत होने के कारण विधेयक पारित कराने में भी सफल होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद का सदस्य होना
आवश्यक है। नेक्स्ट, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। संविधान इस बिंदु पर मौन है कि मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व किस अनुपात में होगा, पर व्यवहार में ये देखा गया है कि मंत्रिपरिषद में राज्यसभा को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है। प्रतिनिधित्व का अनुपात प्रधानमंत्री का स्वविवेक तथा राजनीतिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। भारतीय संविधान मंत्रिपरिषद के दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति को स्वीकार करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह आवश्यक है। प्रधानमंत्री सदस्यों को विभागों का बंटवारा करता है तथा किसी मंत्री को आवश्यकता पड़ने पर त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था। दल में व्यक्ति के महत्व को देखते हुए समय समय पर भारतीय मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। वस्तुतः संविधान में इस पद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी सरदार पटेल, श्री मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। गोपनीयता। प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करते समय गोपनीयता की शपथ लेना आवश्यक है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मंत्रिमंडलीय गतिविधियों के संबंध में जनता के सामने मौन रहेंगे। अब हम देखेंगे मंत्रिमंडल के कार्य। पहला जो कार्य है वह है नीति निर्माण। नीति निर्माण मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश के भावी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, और कठिन इसलिए है क्योंकि नीतियों को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। देश के आंतरिक व बाह्य क्षेत्र को किस प्रकार की दिशा देनी है, यह मंत्रिमंडल तय करता है। उसी के अनुसार विधेयक लाए जाते हैं और कानून निर्माण होता है। महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद के अधिवेशन को बुलाना, सत्रावसान आदि मंत्रिमंडल के कार्य हैं। विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार में यह कार्य और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है समन्वयकारी कार्य। शासन और प्रशासन में व्यवस्था लाने के लिए कार्यों को विभिन्न विभागों में बांटा जाता है। विवाद, अधिकार क्षेत्र, नीति संबंधी विरोध तथा दोहराव को रोकने के लिए समन्वय आवश्यक है। इससे धन, समय तथा मानव क्षमता के अपव्यय को भी रोका जा सकता है। विकास को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है। इन सब उद्देश्यों को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा समन्वयकारी भूमिका का निर्वहन भी किया जाता है। थर्ड है प्रशासन का संचालन। मंत्रिमंडल सरकार का महत्वपूर्ण प्रशासनिक भाग है। प्रत्येक मंत्री एक महत्वपूर्ण विभाग के लिए उत्तरदायी होता है तथा उस विभाग के सुचारू संचालन के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। प्रशासन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आदेश या संकेत संबंधित मंत्री से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, विदेशी संबंध तथा नीतियाँ। विदेशों से सभी संधियां तथा समझौते संबंधी निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। यद्यपि विदेश विभाग का प्रभारी विदेश मंत्री होता है, तथापि महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। बजट।
नेक्स्ट पॉइंट, बजट। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्त पर नियंत्रण संसद का होता है, पर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो वर्ष का बजट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जाता है, जिस पर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की जाती है। उसके पश्चात ही वित्त मंत्री द्वारा बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन यह वास्तव में एक औपचारिकता मात्र है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत होने के कारण अधिकतर बजट उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। संविधान द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, उनका वास्तविक प्रयोग वस्तुतः मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। विदेशों में राजदूत, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, तीनों सेनाओं के सेनापति, आयोगों के अध्यक्ष मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण शासकीय और प्रशासकीय स्थिति के कारण ही कई बार यह आशंका व्यक्त की जाती है कि मंत्रिमंडल निरंकुश हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मंत्रिमंडल शक्तिशाली तो हो सकता है, पर निरंकुश नहीं। उसे समय समय पर संसद, देश के बुद्धिजीवी तथा संचार माध्यमों के सामने जवाबदेही करनी होती है और अंततः 5 वर्षों के पश्चात जनता के समक्ष जाना पड़ता है। इसलिए लोकमत का उसे सदैव ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मंत्रिमंडल कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है, लेकिन शक्तिशाली जरूर होता है। धन्यवाद।